नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व खत्म हो जाएगा और इसके बाद बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेगा। कल शाम को बिहार में महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। कल 28 तारीख है और 28 तारीख की शाम को महागठबंधन या कहें तो इंडिया गठबंधन अपना घोषणा पत्र बिहार चुनाव को लेकर जारी करने जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी कई बड़े वादों का ऐलान कर चुके हैं। इधर प्रियंका गांधी कल मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बिहार में कर रही हैं। प्रियंका कल बेगूसराय जाएंगी, यहां बछवाड़ा में उनकी सभा होगी और वहीं राहुल गांधी परसों यानी 29 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं बिहार में। 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। राहुल गांधी काफी दिनों से बिहार नहीं गए हैं और इस बारे में काफी बहुत सारे सवाल भी हो रहे थे, लेकिन अब सीधे तेजस्वी के साथ संयुक्त रैली राहुल गांधी की होगी तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार को नई धार मिलेगी। यह सब तो चुनाव प्रचार की बात है, लेकिन चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसकी खबर भी, उसकी बात भी होनी चाहिए। इधर एसआईआर का मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह विशेष पुनरीक्षण दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। अब अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बिहार जैसी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार एसआईआर को लेकर कितना विवाद खड़ा हुआ और मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो आज एक तरह से फैसला ही सुना दिया है कि बिहार में अधिकतम शुद्ध मतदाता सूची बन गई है। आइए जरा सुन लेते हैं ज्ञानेश कुमार का ज्ञान, सुनिए। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। फेज 1 हो गया, फेज 2 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रहा है। और फेज 2 में कौन कौन से राज्य हैं आपके सामने रख चुका हूं। 5 में से 4 राज्य तो वो हैं जहां चुनाव होने हैं, यानी साफ आपको बता दूं तो असम को छोड़कर, और असम को क्यों छोड़ा गया यह सवाल भी सामने आया, लेकिन असम को छोड़कर तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पुदुचेरी में, केरल में चुनाव है। तो इन राज्यों में, लेकिन असम को क्यों छोड़ा गया यह सवाल सामने आया, उसका जवाब भी इन्होंने दिया है, लेकिन जवाब संतुष्ट शायद आपको हमको न करे। अंडमान निकोबार में भी करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में करवा रहे हैं, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बिहार जैसी प्रक्रिया यानी एसआईआर दोहराई जा रही है। इसकी घोषणा इन्होंने कर दी। 12 राज्य सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज बिहार, सेकेंड फेज यहां, उसके बाद बाकी। और 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी। बिहार एसआईआर पर अभी 4 नवंबर को सुनवाई होनी है। आप जान रहे हैं कि यही जो 4 नवंबर है इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई कब तक और कितने दिनों तक चलेगी यह किसी को नहीं पता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जुलाई के महीने से लगातार एसआईआर पर जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर सुनवाई चल रही है। वो उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई जो है वो अब 4 तारीख को भी होनी है और इसके बाद इस पर फैसला आएगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने तो पहले ही फैसला सुना दिया है। बिहार मतदाता सूची की शुद्धता का ज्ञान ज्ञानेश कुमार ने दे दिया है। वैसे आज ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा है कि एसआईआर की आवश्यकता पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जरूरी है, आवश्यक है। यह जो बहुत चर्चा वाला बयान है ना दोस्तों, यही टू मच डेमोक्रेसी वाले बयान की याद दिलाता है।
जहां आम नागरिक को सत्ता पर बैठे लोग उसकी हैसियत याद दिला रहे हैं। बहरहाल ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार एसआईआर या आईआर, एसआईआर तो था ही नहीं, आईआर था, इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, अब उसमें एस जोड़ दिया गया क्योंकि ये मोदी काल चल रहा है। तो एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया 8 बार 1951 से 2004 तक, और आखिरी एसआईआर लगभग 21 साल पहले यानी 2002 से लेकर 2004 के बीच करवाया गया था। अब सवाल उठता है कि इतने सालों में एसआईआर क्यों नहीं करवाया गया, जब 2004 से अब 2025 में हम पहुंच चुके हैं, यानी 21 साल हो गए। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 11 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, अब तो उन सब की शुद्धता और सत्यता पर भी सवाल उठते हैं कि क्या सचमुच ये शुद्ध चुनाव हुए, क्योंकि शुद्धता वाली बात तो यहां दिखी नहीं, शुद्धता वाली कोई चीज तो है ही नहीं। आप तो अब शुद्ध मतदाता सूची लेके आ रहे हैं, तो 11 साल में और पहले 10 साल में क्या शुद्ध मतदाता सूची नहीं थी? अब तो उसकी शुद्धता पर सवाल उठेंगे ही। खैर, इन्हीं सवालों को दबाने के लिए शायद कहा गया कि एसआईआर की आवश्यकता पर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है, यानी एसआईआर अब पूरे देश में होकर रहेगा, यह तय है। अगले साल के चुनावी राज्यों में इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान बिहार के चुनावी नतीजों से आपके सामने आ जाएगा। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा महागठबंधन ने जिस तरह खड़ा किया है, उससे बीजेपी परेशान है। हालांकि इसके अलावा भी बीजेपी फंस रही है। अभी छठ पूजा को मोदी जैसे नेता सियासी मकसद साधने का जरिया बना रहे हैं, तो उसमें फायदे की जगह नुकसान होने लगा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में वासुदेव घाट पर छठ पूजा का खास इंतजाम मोदी के लिए किया गया है। दिल्ली में वासुदेव घाट बनाया गया, स्पेशली छठ पूजा का खास इंतजाम नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। क्या खबर है? खबर यह है कि बाकी श्रद्धालु तो यमुना जी के पानी में अर्घ दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लिए खास गंगा वाटर, जिसे दिल्ली में प्यूरिफाई करके पीने योग्य बनाया जाता है, उसी पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया गया। इस पर आरजेडी ने छठ व्रतियों के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगाया है। एक पोस्ट में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने जो कुछ लिखा है आपके सामने है। इस पोस्ट में आरजेडी का लिखना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वच्छ यमुना और बाकी प्रवासी बिहार वासियों के लिए दूषित, प्रदूषण, दुर्गंध वाली यमुना। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार वासियों के लिए अलग नीति व सुविधा का अभाव और बाकी देशवासियों के लिए अलग नीति और सुविधा की उपलब्धता। नरेंद्र मोदी तो गुजराती हैं, उन्हें छठ की भावना से क्या मतलब? पर हमारे अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुंह में कौन सा सत्ता लोभ का दही जमा कर बैठे हैं? इन भाजपाइयों ने छठ पूजा को भी नहीं छोड़ा। छठ माता की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। छठ व्रतियों की भावना का मजाक उड़ाया गया है। यह फिर बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। छठ व्रती भगवान का रूप होते हैं। क्या प्रधानमंत्री छठ व्रतियों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों, आज आइए चर्चा करेंगे कि क्या बिहार के मूड को समझने में मोदी नाकाम रहे हैं? क्या इस बार भी बिहार में बीजेपी को मिलेगी बड़ी चोट? इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज्ञानेश कुमार की यहां मैं कर रहा था कि जो 12 राज्यों में अभी इसके तुरंत बाद एसआईआर करवाने का जो फरमान जारी किया गया है, उसमें एक राज्य जहां चुनाव है वो राज्य है असम, जहां नहीं करवाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार से पूछा गया इस बारे में, सवाल हुआ कि असम का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि भारतीय नागरिकता कानून यानी एनआरसी में असम के लिए अलग प्रावधान है, और दूसरा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में 24 जून को एसआईआर का जो ऑर्डर जारी किया गया था वो पूरे देश के लिए था, हालांकि असम पर लागू नहीं होता है, इसलिए असम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब ये लीजिए, 7 फरवरी को आप ऑलरेडी लिस्ट लेके आएंगे। अप्रैल महीने में चुनाव करवाना है असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुदुचेरी में, 5 राज्यों में। तो आप कब करवाएंगे? आखिर क्यों आपने छोड़ दिया असम को? बड़ा सवाल है। इसलिए
क्योंकि 5 राज्यों में से जिन 5 राज्यों में चुनाव होने, उन 5 राज्यों में से असम ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी है। आप जान रहे हैं, पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार है असम में। तो बाकी राज्यों में आप एसआईआर करवाएंगे, जहां आपकी सरकार है वहां पे नहीं करवाएंगे क्योंकि वहां चुनाव है। हालांकि आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है वहां। चुनाव जहां है उन 5 राज्यों में से एक राज्य असम, और वहां आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपका जो जवाब है, यानी ज्ञानेश कुमार जी का जो ज्ञान है, वो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है। आप लोगों के पल्ले पड़ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब राहुल गांधी मैदान में है और मोदी नाकाम कैसे हो गए हैं? चुनाव आयोग ने फिर कैसे कर दिया है खेल, और अब राहुल मैदान में, मोदी नाकाम। बात बिहार की, कैसे चलेगा काम? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 हमारे साथी जुड़े हुए हैं। फर्रा शाकिब जी जुड़े हुए हैं सीधे बिहार से हमारे साथ। इधर प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, सुनील शुक्ला जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आज छठ का पहला अर्घ, कल दूसरा आखिरी, और उसके बाद इस महापर्व का समापन। शुरुआत मैंने यहीं से की थी और अब इस चर्चा की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। जल्दी से फर्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं और एसआईआर का काम सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब कल महागठबंधन का घोषणा पत्र आ रहा है। प्रियंका गांधी मैदान में आ रही हैं और परसों से राहुल गांधी। कैसे देखा जाए? क्या अभी तक प्रियंका और राहुल के नहीं रहने का कोई असर दिखाई दे रहा था, और अब चूंकि महागठबंधन में साथ साथ ये चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो इस कितना असर पड़ते हुए देखते हैं आप इस पे? देखिए, जो टिकट वितरण को लेकर जो रायता फैलाया हुआ था इन लोगों ने महागठबंधन की तरफ से, वो रायता अब समेट लिया गया है। मेरा अपना जो आकलन है वो यही है, और मैं बार बार कह रहा था, थोड़ा देर जरूर हुई लेकिन देर आया दुरुस्त आया। और मैं कह रहा था कि एक बार जब चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद जो मोमेंटम बनाना शुरू करेगा महागठबंधन, तो वो मोमेंटम, जो लोग कह रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा से जो मोमेंटम बना था, या उसके बाद फिर तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद महागठबंधन को एज मिला था, वो सब कुछ यहाँ पर जो है इन लोगों ने टिकट बंटवारा और सीट शेयरिंग के मामले में उलझ के जो है 10-15 दिन जो बर्बाद किए, उससे वो खत्म हो गया। लेकिन मेरा अपना आकलन ये था कि ये चीजें सेटल होने के बाद जब फिर एक बार ये लोग मैदान में आएंगे, तो वो मोमेंटम, उसको रिज्यूम करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए कि तेजस्वी लगातार सभा कर रहे हैं सीमांचल के इलाकों में, कल नरपतगंज में थे, कटिहार में लगातार तेजस्वी सभा कर रहे हैं, और तेजस्वी की सभाओं में आने वाली भीड़ को आप देखिए। और दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनको तो पहली चोट हमारे ही यहां से मिली, तो हमको तो इसके लिए बधाई बनती है। हमारे शहर में आए थे, मुंगेर में कुर्सियां खाली पड़ी रही, खूब चली वो वीडियो, यहां तक उनको बोलना पड़ा कि सिक्योरिटी चेक बंद कर दो, जो आ रहे हैं आने दो, मतलब जो आ जाए सबको आने दो, तब भी लोग नहीं आए। तो उसके बाद फिर बक्सर में भी इनका यही हाल हुआ। मीडिया ने भी, मेरे शहर का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों ने फोटो डाली, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी फोटो डाली, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंगेर आगमन पर हम लोग स्वागत के लिए। मैंने कहा भीड़ का है, अगर फोटो डालिएगा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा 2-4 लोगों को सुनने वाले जो आए हैं उनका भी तो फोटो डालिए भाई, आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, आप तो जाएंगे ही। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये हालत इनकी हो चुकी है। अभी इनको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे। और अभी जो चुनाव का माहौल है राजीव भाई, बिल्कुल हरियाणा जैसा है। हरियाणा से भी यही खबरें आती थी, लोग इनको सुनने नहीं आते हैं। 9.5 साल तक जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, उनकी सभाएं बैंक्वेट हॉल्स में हो रही थी, शादी घरों में, मैरिज हॉल में हो रही थी उनकी सभाएं। यह हाल हो गया था 9.5 साल के मुख्यमंत्री का, कि भाजपा को उनको हटाना पड़ा था सामने से। और एक दूसरी तरफ एक के बाद एक इनके प्रत्याशी एनडीए के जो सिटिंग विधायक हैं, मंत्री हैं, वो दौड़ाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा, एक हमारे यहां है, उनको कुआं से बहुत जो है बवाल उड़ जाता है, कोई कुआं बोल देता है, ठाकुर का कुआं, तो उनके तन मन में आग लग जाता है। सुना होगा मनोज झा के साथ विवाद जी। उनके सुपुत्र
फ्लोर टेस्ट में उधर चले गए थे, इस बार जेडीयू ने टिकट दिया औरंगाबाद की नबीनगर से, वहां गए तो कल उनको गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। इनको गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया है। आनंद मोहन को कुड़नी विधानसभा एक है मुजफ्फरपुर में, केदार गुप्ता वहां से विधायक हैं, पंचायती राज के मंत्री हैं, उनको तो लोगों ने कहा इसको जूते का हार पहनाओ, ऐसा दौड़ाया है। वजीरगंज में भाजपा के प्रत्याशी को, जो 2 बार के विधायक हैं, उनको खदेड़ दिया। मोहनिया से संगीता कुमारी अभी भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़ रही थी। पिछला चुनाव आरजेडी की सीट पर जीती थी वो। अभी जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, जब नीतीश जी ने इधर 2024 में पलटी मारा था, तो वो उधर चली गई थी। वो भी इस बार भाजपा के टिकट पर है, उनको भी लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। उनका यह हाल हो गया कि आप भाजपा से टिकट लेके आइए। गुस्सा लोगों को यह है। अच्छा, जब महागठबंधन के लोगों को जब कोई सवाल कर रहा है, भाई वो तो कह रहे देखिए हम तो 20 साल से सरकार में नहीं है और हम तो विपक्ष में है, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। और विरोध जो हो रहा है वो रूरल एरियाज में हो रहा है। ये नोटिस करने वाली बात है। रूरल एरियाज में विरोध हो रहा है, सड़क नहीं बनी है, पानी का इंतजाम नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है। सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा है वो सड़क बनने पर हो रहा है कि बरसात के महीने में चलना मुश्किल हो जाता है। गर्भवती महिला को प्रसव घर तक ले जाना उनके लिए असंभव है अगर बारिश हो जाए 2 घंटे तो। उन इलाकों में विरोध हो रहा है। और उस विभाग के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो नीतीश जी के दुलारे हुआ करते थे, उनकी ये नीति थी कि ये पहले क्या होता था कि छोटा छोटा टेंडर निकाला जाता था अनुमंडल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे इन सब जो ग्रामीण सड़कें उनके लिए टेंडर निकलता था। और वो छोटे छोटे टेंडर जो है, छोटे मोटे ठेकेदार जो अपना इन्वेस्ट करके बना लेते थे सड़क, बाद में उनका बिल क्लियर होता था। इन्होंने कर दिया अब यूनिवर्सल टेंडर, ग्लोबल टेंडर का इन्होंने ग्लोबल टेंडर की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की। मतलब 500 करोड़ 1000 करोड़ का टेंडर होगा, कोई कंपनी भरेगी और फिर वो काम करती रहेगी। 3 किलो, अब वो ग्रामीण गांव की सड़कें तो कहीं 3 किलोमीटर बनानी है, कहीं 5 किलोमीटर बनानी है, कहीं 10 किलोमीटर बनानी है, ऐसे बनती है। हाईवे तो बनता नहीं है कि एक बार में 150 किलोमीटर का टेंडर हो गया, या स्टेट हाईवे भी नहीं बनता कि एक बार में चलिए 60-70 किलोमीटर का टेंडर हो गया। वो छोटा छोटा जो होता है उसके लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके जो ठेकेदार बैठा है वो तो आराम से करेगा काम। और ये जो अभी पीके ने जो आरोप लगाए थे इनके ऊपर में 200 करोड़ की संपत्ति का, ये ऐसे ही थोड़ी आया है। ये सब ऐसे ही करके तो लाया गया है, अगर ये आरोप सही है तो जनता ने एकदम मन बना लिया। देखिए, मैं अभी मुजफ्फरपुर में था, 3 दिन में मुजफ्फरपुर रहा, आज मैं बेगूसराय में हूं। और मैं चाय की दुकानों पे जाता हूं, सलून में जाता हूं शेविंग कराने के लिए। मैं एकदम रेडी पटरी वालों के साथ बस स्टैंड में जाता हूं, टेंपो चलाने वालों से पूछता हूं तो भाई क्या माहौल है, क्या है। अभी जहां मैं बैठा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये लोजपा आर की सीट है। अधिकृत रूप से एनडीए गठबंधन की तरफ से यहां लोजपा का प्रत्याशी है। लेकिन जो जदयू के प्रत्याशी पिछली बार चुनाव लड़े थे वो इस बार निर्दलीय मैदान में आ गए, उनका टिकट कट गया, मतलब सीट चली गई लोजपा आर को, तो उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है। राजीव भाई, अभी हालत यह है कि इस पूरे विधानसभा का की जो जदयू की यूनिट है वो पूरी की पूरी उस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है और सबका एक ही लक्ष्य है, लोजपा आर के उम्मीदवार को हराना। और इसमें पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो नीतीश जी का वोटर है, उसने एकदम कमर कस लिया है कि इसको हरा के रहेंगे लोजपा आर को। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, लोजपा की अधिकतर सीटों पर यही होगा कि देखेंगे आपके नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो लोजपा के उम्मीदवार को हराएगा। और उसके लिए यही उसके सामने जो मजबूत उम्मीदवार होगा, मतलब अगर महागठबंधन से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार निर्दलीय कोई होगा तो वो उसको जिता देगा, लेकिन लोजपा आर को वोट नहीं देगा। वो इतनी बुरी हालत हो पड़ी है। और लालू यादव जी ने जो तेजस्वी ने टिकट वितरण को लेकर के जिस तरह से समझदारी दिखाई है, थोड़ी जगहों पर आमने सामने, ये जो फ्रेंडली फाइट अभी आपने सुना होगा बिहार में, खूब हम लोगों ने 10 दिन चर्चा सुनी, फ्रेंडली फाइट। महाराष्ट्र में महायुति भी फ्रेंडली फाइट, 15-16 सीटों पर महायुति के दरमियान में फ्रेंडली फाइट हुई थी। मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई इसकी, वहां भी। अच्छा, ये बार बार जो है, अभी जेएमएम ने कहा कि हम 6 सीट पे चुनाव लड़ेंगे अकेले, चला दिया मीडिया ने, गोदी मीडिया ने चला दिया कि भाई महागठबंधन टूट गया, जेएमएम अलग होकर चुनाव लड़ रही है, 6 सीटों पे जेएमएम अलग होकर चुनाव लड़ेगी। आपको मैं बताऊं, राजभर साहब की पार्टी 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही है बिहार में। ओपी राजभर साहब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ना यूपी में, वो 43 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। यहां अजीत पवार गुट एनसीपी एनडीए का हिस्सा है, महायुति का हिस्सा है। 29 से 30 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार गुट की एनसीपी के।
आपने सुना कहीं कि मां एनडीए टूट गया, एनडीए टूट गया, अजीत पवार गुट के जो है लोग जो है वहां जाके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, या राजभर साहब के प्रत्याशी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये नरेशन चलता है। अब देखिए कि राहुल गांधी, अभी मैं मुजफ्फरपुर में, कल राहुल गांधी की सभा है ना, आप बता रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर अभी 3 दिन रहा। मुजफ्फरपुर के जो सिटिंग विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, वीरेंद्र चौधरी, उन्हीं का टिकट रिपीट हुआ है। मैं सलून में गया दाढ़ी बनाने, मैंने दाढ़ी बनाते हुए पूछा, मैंने कहा कि क्या हाल है, एक गाड़ी जा रही थी प्रचार की, मैंने पूछा कि भैया वोट भाट किसको चलेगा? बोले नहीं हम लोग तो वीरेंद्र जी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं वीरेंद्र जी अपने घर के आदमी हैं, सुख दुख में सबके साथ खड़े हो जाते हैं, नाला टूट जाता है बोल देते हैं बन जाता है, अरे छठी छिल्ला में आ जाते हैं, बर्थडे में चले आते हैं, शादी विवाह में चले आते हैं, एकदम मोहल्ला में किसी के घर कुछ होता है चले आते हैं, हम लोग तो भाई अपना वीरेंद्र जी को वोट दें। तो हमने कहा कि तो जीत जाएंगे ये? तो बोले हाँ जीत जाएंगे, इन्हीं को हम लोग जिताएंगे। और ये सिर्फ एक आदमी ने नहीं बोला, मैं शादी में था, मैंने टेंट वाले से पूछा, जो टेंट पंडाल का काम कर रहा था, मैंने कहा किसको वोट दीजिएगा? बोले वीरेंद्र चौधरी को। मैंने कैटरिंग वाले से पूछा, बावर्ची जो खाना बनाने आया था मैंने उससे पूछा, और सबने कहा कि वीरेंद्र चौधरी को वोट देंगे। वो सब अलग अलग जाति समूह के लोग हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस बार, और इसीलिए ये एसआईआर वगैरह जो हुआ, अब इसके बाद भी अगर बिहार का चुनाव महागठबंधन हार जाता है तो ये ज्ञानेश गुप्ता जी के ज्ञान से, समर्थन से, आप इसको जो भी चाहें कह सकते हैं, लेकिन जमीन पर जो हवा बनी हुई है वो एनडीए के मुखालिफ है। और हालात ये बन चुके हैं कि अमित शाह और मौर्या होटल पटना में बैठ के प्रत्याशियों को तो मैनेज कर ले रहे हैं, ठीक है, कि जन स्वराज वाले प्रत्याशी को नामांकन, दानापुर में नामांकन करने के लिए जा रहा था, वहां से उठवा लिया रास्ते से ही, और 2 घंटे के बाद उनके साथ उनकी फोटो आई। अच्छा नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो गया, समर्थक से लेकर पूरा परिवार खोजता रह गया अखिलेश सिंह को कि भाई तो मंदिर में पूजा करने गए थे, गायब ही हो गए। और बाद में फोटो आती है अमित शाह साहब के साथ, और उसके बाद वो आदमी जो है वो जो भाजपा उम्मीदवार जो है रामकृपाल यादव, उनके समर्थन में बयान जारी करता है। 3-4 जगह तो इन्होंने जनसुराज वालों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया। तो ये आप नॉमिनेशन से रोक सकते हैं पटना में बैठ करके मौर्य होटल में, लेकिन जनता को, सबको आप थोड़ी पटना में मौर्य होटल में बुला सकते हैं कि भैया तुमको वोट देना होगा। जनता ने मूड बना हुआ है, जनता का मूड बना हुआ है, जनता ने सोचा हुआ है। अब रिजल्ट क्या होगा, ईवीएम का क्या खेल होगा, जिन्न निकलेगा, क्या होगा? अभी देखिए ना, मैं एक बात कह रहा हूं आपको, अमित शाह साहब आते हैं, पूरा का पूरा चुनाव जो है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ओसामा साहब जीतेगा तो फिर जंगल राज आएगा। उसी दल से, मतलब आरजेडी से ही मुन्ना शुक्ला की बेटी भी प्रत्याशी है, शिवानी शुक्ला, लेकिन वो शिवानी शुक्ला का नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ ओसामा साहब का नाम लेते हैं। ओसामा में बहुत ताकत है, तो ओसामा जो होता है अपने आप में एक मैसेज है ओसामा। शिवानी शुक्ला है, वो मैसेज नहीं है। शिवानी शुक्ला का नाम लेंगे तो बैकफायर कर जाएगा। ये तो इनकी राजनीति हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो बांटो और राज कोई असर नहीं हो रहा है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। हाँ, लेकिन बिहार में राजीव भाई इस मामले में बहुत ही मैं मानता हूं कि बिहार इस मामले में बहुत, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में आप इसको कह सकते हैं बहुत समझदार है। इन सब चक्करों में उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पाकिस्तान में पटाखा फुड़वा रहा है, कौन ओसामा को नाम ले रहा है। अभी का जो चुनाव है वो पूरी तरह से मुद्दा सेंट्रिक चुनाव तेजस्वी ने कर दिया है। और बैक टू बैक जो तेजस्वी ने घोषणा की, एक तो पहले उन्होंने जीविका दीदियों वाली घोषणा की, उसके बाद इन्होंने अभी त्रिस्तरीय पंचायत में जो वो वाला दिया है पेंशन वाली बात, कि विधायकों की तरह जो है अब वार्ड पार्षद, मुखिया को और जिला परिषद सदस्यों को भी पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ा, रूरल एरियाज के लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी का। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर के पंचायती राज व्यवस्था जहां है, जिन क्षेत्रों में निगम से हट करके, वहां तेजस्वी ने बहुत बड़ा मैसेज कर दिया है। चाहे वो किसी जाति धर्म का मुखिया होगा, उसको लगेगा कि हम मुखिया जीत जाएंगे तो चलिए ठीक है, 2500-3000 रुपए उसको मानदेय मिलता है महीने का, और उसको लगेगा कि चलिए जिंदगी भर कम से कम पेंशन का इंतजाम हो गया। ये जीविका दीदियों वाली जो घोषणा है 30,000 रुपया मानदेय, ये कम बड़ी योजना नहीं है, ये बहुत बड़ी योजना है। पेनिट्रेट हो रहा है क्या ये गांव तक पहुंच रहा है, जीविका दीदियों तक? बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। देखिए आपको याद होगा उस दिन जब पीसी हो रही थी, जो इन्होंने ज्वाइंट पीसी की महागठबंधन, और अभी तक एनडीए की ज्वाइंट पीसी नहीं हुई है। एनडीए की टिल जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज 27 अक्टूबर शाम 7:30 बजे के लगभग, एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं हुई है। महागठबंधन ने अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया 23 तारीख को, घोषणा भी कर दिया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी को, और उसी में दीपांकर भट्टाचार्य जी ने उस 10,000 रुपए की योजना को बताया है ये तो
स्वरोजगार योजना नहीं, ये बिहारी महिलाओं को कर्जदार योजना दे रहे हैं, उनसे ये वसूली करेंगे। और ये बात जनता तक जा रही है कि ये जो 10,000 खाते में आए हैं ये तो सरकार वापस ले, लेकिन तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 30,000 महीना देंगे, तो मतलब वो उनकी तनख्वाह होगी, वो वापस लेने के लिए नहीं होगी, वो उनकी मेहनत, मतलब उनकी मेहनत का उनको मिलेगा। 2500-2700 रुपए उनको महिलाओं को मिलते हैं। सुबह वो सबसे पहले जागती हैं और सबसे देर में सोती हैं। वो अपने घर परिवार का काम करके पूरे, और बाहर मोहल्ले टोले का हर काम वो करती हैं, चाहे वो गर्भवती महिला को टीकाकरण करवाना हो, बच्चे का टीकाकरण हो, सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट जीविका दीदियां कराती हैं। और उनको आप 2500, मतलब 100 रुपए दिहाड़ी भी नहीं है उनके, 100 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं बनती है दिन भर काम करने के बाद। उनको अगर कहा जाए कि हम 30,000 महीना देंगे, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा भत्ता देंगे, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, आप अंदाजा लगाइए कि उनके ऊपर में क्या असर पड़ता होगा। एक व्यक्ति जो है उसको तो लगता होगा कि भाई अगर 30,000 महीना आएगा तो हम 4 लोगों का परिवार तो आराम से चलेगा, दाल रोटी तो हमारा इंतजाम हो ही जाएगा 30,000 महीने में। तो इसको लेकर के चीजें पलट रही है, चुनाव पलट रहा है, तेजस्वी की योजनाओं से चुनाव पलट रहा है। और एक बहुत टैक्टिकल अंदाज से तेजस्वी ने, या हम कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने भी इनके हिंदुत्व के पीछ पर जाकर के इनको जवाब देना छोड़ दिया है, मतलब उसको कोई रिएक्शन उस पर वो नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। सेकंड राउंड में आते हैं, उस पे भी हम लोग बात करेंगे, उस पिच की बात भी करेंगे। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। और यहां अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही थी, और सुस्ती राहुल गांधी के नहीं जाने के कारण। बार बार सवाल उठ रहे थे कि जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे और उससे पहले 6 बार ऑलरेडी बिहार पहुंच चुके थे, वो अचानक गायब क्यों हो गए बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से। अब राहुल गांधी का प्लान आ चुका है, राहुल गांधी का प्लान ही नहीं, राहुल गांधी का टाइम भी आ चुका है। अभी मैं देख रहा हूं, मेरे सामने पड़ा हुआ है कि कितने बजे कहां, दिल्ली से कितने बजे निकलेंगे। इसके बाद फिर ये परसों की बात कर रहा हूं, 29 तारीख को 10:50 पे दिल्ली से फ्लाइट से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 12:25 पर चॉपर से दरभंगा एयरपोर्ट से सकरा पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से 1 से 2 बजे तक ज्वाइंट पब्लिक मीटिंग करेंगे तेजस्वी यादव के साथ सकरा मुजफ्फरपुर में। इसके बाद 2:15 बजे वहां से निकलेंगे, चॉपर से ही सकरा से दरभंगा जाएंगे। फिर दरभंगा में 2:50 से 3:50 यानी 1 घंटे ज्वाइंट पब्लिक मीटिंग फिर करेंगे वहां तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा में। ये सारी चीजें अब आ गई हैं। कल प्रियंका गांधी भी जा रही हैं। अब यहां से चुनाव को किस दिशा में आप देख रहे हैं जरा। अब चूंकि राहुल गांधी का मैदान में उतरना, प्रियंका गांधी का मैदान में उतरना यहां पर, और इन सब के बीच एसआईआर को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को आपने सुन ही लिया। देखिए राजीव जी, अभी धनतेरस के दिन तक, सुबह तक मैं बिहार में था, और उसके पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक राउंड की यात्राएं कर चुके, 14 दिन की यात्रा कर चुके थे। तो एक राउंड उन्होंने कर लिया था बिहार का, और जो टेम्पो बनना था वो बन चुका था। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं धनतेरस तक था और वहां मैंने क्या देखा, फराज साकिब जो बता रहे हैं वो अब का डेवलपमेंट है। तब तक बिहार बहुत खामोश है अब तक, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में छठ कितना बड़ा त्यौहार है। वो पारिवारिक त्यौहार है, वो कम्युनिटी त्यौहार है, वो सबसे बड़ा त्यौहार है। और तैयारी तब से शुरू हो गई थी, परिवारों में भी और सब जगह पे भी। तो जो पूरे बिहार का मूड जो था वो छठ तक था। और छठ के बाद चुनाव के मूड में बिहार आएगा, तब वो कैंपेन होगा, और लॉजिकल भी है। दूसरी बात कि जो फराज साकिब जी ने बताया वो ग्राउंड रिपोर्ट है, बहुत तफसील से उन्होंने बातें रखी हैं। हम उस पर सेकेंड राउंड पे और बात करेंगे। निश्चित तौर पे एक जो दिखाई दे रहा है रुझान वहाँ पे महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देता है, सारे आंकड़े भी दिखाई देते हैं और रुझान भी दिखाई देता है। एक एंटी इनकम्बेंसी है अगर पिछले ट्रेंड को भी अगर आप देखें। लेकिन आज जो ज्ञानेश कुमार ने किया है, जो चुनाव आयोग ने आज किया है, वो बहुत अलार्मिंग है। और हो सकता है कि आज मैं जो अभी बात कहने जा रहा हूं वो अगले कुछ साल तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जी। भारत सिंगल पार्टी रूल की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है।
ये पूरा नॉर्थ कोरिया मॉडल यहाँ पे आ रहा है और धीमे धीमे इस एसआईआर के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को निष्क्रिय कर दिया जाएगा अगले कुछ सालों में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2029 के चुनाव तक है और इसमें कोई बचेगा नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस एसआईआर को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा आंदोलन एक बार फिर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत राहत की उम्मीद नहीं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से ढिलाई बरत रहा है और पूरा स्पेस चुनाव आयोग को दे रहा है। बिहार का चुनाव ऐसे हो गया जो एसआईआर का पूरा जो तौर तरीका था वो बहुत पारदर्शी नहीं था। एसआईआर का क्या प्रभाव हुआ है, फराज साकिब साहब की जो एनालिसिस है, 14 तारीख को हम देखेंगे कि वाकई इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। हमको पता ही नहीं अभी 62 लाख लोगों के 69 लाख लोगों के नाम कटे, 69 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 22 लाख नाम जोड़े गए हैं। इसका असर क्या होना है हमको नहीं मालूम है। और ये इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सरकार द्वारा नियुक्त इलेक्शन कमीशन है जी, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, इसमें लीडर अपोजिशन का कोई रोल नहीं है इस इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में। तो सबसे बड़ा जो खतरा भारत की डेमोक्रेसी में है वो अब ये आ रहा है और इसको पॉलिटिकल पार्टीज को रीड करना चाहिए कि ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको राजीव जी, बिहार का। तो हम देखेंगे 14 को ये जो 12 राज्यों में अब हो रहा है, औसतन 45% 2002 के तक जो मतदाता सूची में थे उनका रिवीजन जो है वो नहीं होगा, यही कहा है गणेश कुमार जी ने। तो ये जो फिल्टर है 2002 का, इस फिल्टर में 45% लोगों के नाम कट जाएंगे। अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। तो और ये नाम कैसे कट रहे हैं, किसके जुड़ रहे हैं, ये अभी ये रहस्यमय है बहुत। ये अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एक एड्रेस पे 80-80 नाम है, वो ऐसे ही नहीं हो गए और वो ठीक नहीं किया गया है। तो ये जो खतरा डेमोक्रेसी पर है और बहुत भाषा शैली देखिए बिहार से लेके अब तक बदल गई है। अब बहुत महीन तरीके से उसको बहुत ऑफेंसिव भाषा में नहीं किया गया, बहुत ही कारीगरी की गई कि 2002-2003 में जिनके नाम होंगे उनके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब इस पर कोई समझेगा भी नहीं कि क्या क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, लेकिन औसतन 45% लोगों के नाम कट जाएंगे। 55% ही लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद भी फिर उसके ऊपर भी नए लोग आएंगे। वो नए लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और धीमे धीमे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोटर बेस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 14 तारीख को इस प्रोजेक्ट का हम पहली बानगी देखेंगे जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे बिहार के, कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लोकतंत्र पे, संवैधानिक लोकतंत्र पे बन गया है और ये सिंगल पार्टी रूल की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन ने कल 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है, कल शाम 6 बजे। और ये कि जैसा मुझे डायरेक्शन मिला है उस आधार पर हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल शाम 6 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। लेकिन आज इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे साफ जाहिर हो रहा है, जिसका विश्लेषण कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, बिहार के चुनाव में एसआईआर की चर्चा खूब रही और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ प्रशांत जी कि 14 तारीख को अपने को पता चलेगा कि बिहार जो एक सैंपल लेकर चुनाव आयोग ने जो काम किया है उसका कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी शासित राज्य होने के कारण, होने के नाते बीजेपी यानी एनडीए शासित कह सकते हैं बिहार को मिला। क्या बीजेपी दोबारा वहां लौट के आ पाई या नहीं आ पाई,
और यहाँ से आगे की जो नीतियाँ रीतियाँ इनकी हैं जो चल रही हैं वो सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो घोषणा है खासकर एसआईआर की आज, उसको कैसे देखा जाए? और क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि इसके बाद परिस्थितियां उस दिशा में जाएंगी जब एकल पार्टी की बात यहां पर हम लोग उसी ढंग से नॉर्थ कोरिया से लेकर दक्षिण कोरिया, चाइना और दूसरे राज्यों में, दूसरे कंट्रीज में देखेंगे जहां हैं वहां भी तो वैसे ही है। रशिया में भी चुनाव होता है, आप देखते हैं। बांग्लादेश में भी हो रहा था चुनाव, वो भी हमने देखा, 96% एक ही पार्टी को। धन्यवाद राजीव जी। मतदाता सूची का अद्यतन किया जाने की प्रक्रिया हम सालों साल देखते रहे हैं और किसी को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जो निर्वाचन आयोग बिहार में जिस तरीके से इसको कार्रवाई को पूरा किया और अभी आज उन्होंने जिन 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू करने की उन्होंने घोषणा की, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता का अभाव है। मतदाता सूची को अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया क्यों की जाती रही है कि जो लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। जो पहली बार मतदाता हो रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने का की प्राथमिकता कभी नहीं रही। आजाद हिंदुस्तान में जितने भी मतदाता सूची को अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया रही है उसमें कभी भी नाम काटे जाने को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह माना जाता रहा है कि चुनाव के पहले जो मतदाता सूची तैयार की जाती रही है उसमें जो लोग दिवंगत हो गए हैं या जो लोग अपना इलाका छोड़ के चले गए स्थायी रूप से, उनके नाम बीएलओ की रिपोर्ट पे अलग कर दिया जाता है। लेकिन यह पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोगों के नाम हटाए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पहला सवाल तो यह मेरे मन में यह है कि आखिर 2022 की मतदाता सूची को आधार किस आधार पर बना रहे हैं आप? 2017 क्यों नहीं बना दे रहे हैं? 1952 क्यों नहीं बना दे रहे हैं? 2020 क्यों नहीं बना दे रहे हैं? ये 2022 का जो बात की जा रही है, बिहार के लिए 2023 का किया गया, ये किस गणना के अनुसार क्यों किया गया? इसका क्या तर्क है? आपने जिस चीज का, और आपने कहा क्या कि 2023 में एसआईआर हुआ था। ये एसआईआर इस देश में कभी नहीं। 2023 नहीं, 2003 की बात, तीन नहीं 2003, सॉरी 2003 का बिहार में और 2002 का इन 12 राज्यों में। तो ये 2002 कहां से आ गया, क्यों आ गया? इसका क्या व्याकरण है? कहा गया बिहार के बारे में क्या कहा गया कि 2003 में एसआईआर लागू किया गया था, बिहार में कभी नहीं लागू हुआ। निर्वाचन आयोग आज तक को नोटिफिकेशन दिखाने में विफल रहा कि एसआईआर के लिए कौन सा नोटिफिकेशन किया गया था और एसआईआर के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उस देश में कब लागू की गई। मैं भी मतदाता हूं, आप भी मतदाता हैं, मेरे पिताजी भी मतदाता थे। हमने तो आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, किसी भी स्तर पर हमने कोई फॉर्म नहीं भरा। केवल ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का हमने फॉर्म भरा था, जब उसमें हमारा मतदाता सूची में मुझे अपना नाम दर्ज कराना था और मैंने अपने बीए पास होने का सर्टिफिकेट लगाया, उसमें प्रमाण पत्र लगाया था। बाकी जो लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदाता सूची बनती है उसमें तो कभी किसी ने हमसे नहीं मांगा। घर घर बीएलओ को जाते हुए हमने देखा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिला निर्वाचन अधिकारी को या सहायक निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट दिया, मतदाता सूची में लोगों का नाम शामिल हो गए या उनका नाम कट गया। साहब ये लोग नहीं रहते हैं, उनका नाम कट गया। लेकिन लोगों से अभिलेख मांगे गए हो, उनसे आवेदन पत्र भरवाए गए हो, ये मेरी स्मृतियों में कभी नहीं है। और मैंने जितने इसको अध्ययन करने की कोशिश की, मुझे ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिला। दूसरी चीज, आपके इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। आखिर अगर आप जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर उन राज्यों में आप एसआईआर कराने जा रहे हैं, तो जो आपने भी कहा असम और महाराष्ट्र में क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए वहां? सवाल सबसे बड़ा ये सवाल है। दूसरी चीज कि एसआईआर को लेकर के बिहार में जो सवाल पैदा किए गए थे, उस किसी भी सवाल का जवाब दिया निर्वाचन आयोग ने। जो लोगों के मन में आशंकाएं थी, क्या उन आशंकाओं को दूर करने की कोई कोशिश निर्वाचन आयोग ने की? नहीं की।
अगर लोगों के मन में इस प्रक्रिया को लेकर के संदेह हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि एक दल विशेष के अनुकूल मतदाता सूची बनाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से यह निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ा सवाल है। कोई नहीं कर रहा है कि आप अयोग्य लोगों को मतदाता सूची में रखिए, लेकिन आप बताइए तो, आपने घुसपैठियों के नाम पर बिहार में मतदाता सूची में के लिए SIR का पूरा अभियान चलाया। कितने घुसपैठिए पकड़े आपने, कितने की पहचान आपने की, घुसपैठिए होने के नाम पर कितने लोगों का नाम आपने डिलीट किया, कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, कोई आंकड़ा आपके पास है? राष्ट्रीय स्तर पर अगर पिछले साल में 2023 से 2024 की अगर बात की जाए तो कुछ हजार लोगों को घुसपैठिए के रूप में पूरे देश में पहचान की गई। डिपोर्ट कितना किया, अभी यह प्रश्न अनुत्तरित है। तो जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से अगर आप लोगों को उनके मताधिकार को छीनेंगे तो ये तो सवाल पैदा ही होगा कि मताधिकार को छीनना लोकतंत्र के हित में नहीं है। उसका कोई भी आप आधार बना लीजिए। और किन लोगों का मताधिकार आप छीन रहे हैं? बिहार में अभी तक जो हुआ उसमें सबसे बड़े पैमाने पर महिलाओं के नाम काटे गए। जो कारण दिया गया वो तो किसी को कन्विंसिंग नहीं दे सकता। जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज को हम जानते हैं, केवल महिलाएं माइग्रेट कर जाए, ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं। ये कौन सा समाज शास्त्र है जी? किस तरह का समाज विकसित हो रहा है? और एक मतदान केंद्र पर सैकड़ों लोगों के नाम केवल एक कारण से काटे गए। वो एक कारण बता दिया, कोई कारण बता दिया गया, या तो उनको दिवंगत बता दिया गया, या उनको परमानेंटली माइग्रेटेड बता दिया गया, या उनको कई जगहों पे नाम बता दिया। ये कारण है। और यह इस तरह के उदाहरण सैकड़ों है बिहार राज्य में। आपने उसकी कोई सफाई नहीं दी। लोग यह कहते, अब ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए, सैकड़ों लोगों के नाम काट दिए गए कि वो दिवंगत हो गए। अरे केवल दिवंगत होने के नाम पर एक मतदान केंद्र पर लोगों के नाम काट दिए जाए, निश्चित कारण नहीं है आपके पास। तो गोया कि जो आपने ये कहा था कि BLOs घर घर जाएंगे, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और बाकायदे इसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई। सिविल सोसाइटी ने भी कहा कि घर घर जाने का काम BLOs के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वही जगह बैठ करके पूरी प्रक्रिया का पालन कर दे रहे हैं। तो लोगों के मन में संदेह तो होगा ही जी। दूसरी चीज, आपने कहा कि जब आपने ड्राफ्ट लिस्ट दिया बिहार में, एक भी नए मतदाता का नाम आपने शामिल नहीं किया। कोई भी नया मतदाता शामिल नहीं किया गया था। ये कौन सा SIR है? किस बात के लिए आप इसको वितरण कर रहे हैं? जो 20 लाख या 23 लाख लोगों के नाम जुड़े, वह दावे और आपत्तियों के दौर में शामिल किए गए, वो नए मतदाता शामिल हुए। ये कौन लोग हैं? इनके बारे में आपको ये बता रहे हैं। आप यह सवाल पैदा किया गया कि एक ही पते पर सैकड़ों की संख्या में मतदाता है। ये कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये कैसे इसको आपने स्वीकार कर लिया? इस देश में करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है। एक भी आधार कार्ड ऐसा नहीं है जिसपे एक ही तरह के पते लिखे हुए। कोई आधार कार्ड आज तक मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसमें अगर वो परिवार के लोग नहीं है, एक परिवार के लोग हैं तो बाकायदा उनका डिस्टिंक्शन है कि इस पते पर आ रहा है और उस परिवार कोई पिता का नाम लिखा हुआ है, कोई पत्नी का नाम लिखा हुआ है, कोई बेटे का लिखा हुआ है, तो बस एक कारण उसके साथ है। लेकिन अलग अलग परिवारों के नाम एक ही पते पे हो, ऐसे उदाहरण तो नहीं मिलते। आपने सैकड़ों के नाम एक ही पते पर डाल दिए और आप तर्क क्या दे रहे हैं कि साहब कई जगहों पे नाम नहीं होते इसलिए उनका शून्य कर दिया गया। ये कौन सी इलाके, कैसे कर दिया गया? और अगर इस बात को शून्य नंबर पर सैकड़ों लोग हैं, एक नंबर पर भी सैकड़ों लोग हैं, 2 नंबर के मकान नंबर पर भी सैकड़ों लोग हैं, तो जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई वो दोषपूर्ण थी। आप भले दावा करें कि इसका मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर दिया गया, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हुआ। हो सकता है कि आपने मतदाता सूची तैयार कर ली हो और जिससे दल विशेष को कोई फायदा हो रहा हो, और यह चिंताजनक है। बिल्कुल सही बात है कि चिंताजनक है। लोकतंत्र में अगर समावेशी मतपत्र नहीं बनेगा, मतदाता सूची नहीं बनेगी, लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा, तो यह शुभ संकेत नहीं है जी। अब बिहार के चुनाव की अगर आप बात कीजिए, बिहार के चुनाव में सीधा सा सवाल है। इसमें कोई आप जो लोग बिहार के चुनाव को देखते आ रहे हैं, उस चुनाव को इस चुनाव को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप याद कीजिए कि 2005 में लालू यादव की सरकार क्यों गई? जब 1995 में वो सरकार आई थी, मैं उस चुनाव को जाकर के देखा था, जबरदस्त जन समर्थन था लालू यादव का।
कहा जाता था कि इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। कांग्रेस जैसी प्रचंड जन समर्थन वाली पार्टी हाशिए पे चली गई और ये कहा गया कि सामाजिक आंदोलन का, सामाजिक सशक्तिकरण का एक मजबूत चेहरा है लालू यादव। कोई दो राय नहीं थी। अपने शुरुआत के 2 कालखंड में लालू यादव ने सामाजिक सशक्तिकरण के बड़े प्रयास किए। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको उन्होंने आवाज दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उनके सशक्तिकरण के जो और तरीके उसके आगे बढ़ना चाहिए था, जैसे शिक्षा का विस्तार, नौकरी देने के अवसर, राज्य का औद्योगिकीकरण, आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसमें लालू यादव पिछड़ते चले गए। एक नैरेटिव तो उन्होंने निश्चित रूप से बनाया और बाकायदे लोगों ने उनको स्वीकार किया 2005 तक। लेकिन उसके जो जनता जिस आशा भरी निगाह से उनकी ओर देख रही थी, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। और 2005 का चुनाव जो दोबारा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये साफ साफ देखने लगा कि लालू यादव के खिलाफ खड़े हो गए वही युवा, वही समाज के लोग जो लालू यादव के पीछे मजबूती के साथ झंडा लिए खड़े थे, वो लालू यादव के खिलाफ खड़े थे और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े थे। नीतीश कुमार को 2005, 2010, 2015 व्यापक जन समर्थन मिला। मतलब ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और गवर्नेंस के नाम पर उन्होंने लोगों का विश्वास अर्जित किया। लेकिन 2015 से 2020 और 2020 से लेकर के 2025 आपने स्कूल बना दिए, प्राथमिक स्कूल, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। प्राथमिक स्कूलों में बच्चे बच्चियों को जाने के लिए आपने प्रेरित किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। सड़कें बेहतर बनी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे इंटरमीडिएट पास कर लिए, प्राइमरी स्कूल से इंटरमीडिएट में आ गए, उनके लिए क्या? वो हायर एजुकेशन के लिए कहां जाए? आज बिहार की स्थिति यह है कि 1 लाख विद्यार्थियों पर केवल 7 स्कूल हैं। ये डेटा नीतीश कुमार जी का है, हमने आपने नहीं बनाया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई नहीं काम किया, आपने उद्योग लगाने के लिए कोई काम नहीं किया। आप क्या इसको तार्किक मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं है। ये कोई ये स्वीकार कर सकता है? इसी राज्य में श्री कृष्ण सिंह के जमाने में कितने उद्योग लगे थे, कितनी बड़ी संख्या में उद्योग थे। वो धीरे धीरे उद्योग खत्म चले गए और उन उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार जैसे और लालू यादव जैसे सरकारों ने कुछ नहीं किया। ऐसा थोड़ा है कि उद्योग विहीन था वो बिहार राज्य। बड़े बड़े उद्योग थे, जो वहां के उत्पाद है उसके पर आधारित उद्योग थे। आज भी उद्योग लगाने के अवसर है। कौन सी पहल की आपने? मखाना बोर्ड आपको चुनाव के समय याद आ रहा है। महिलाओं को पैसा देना, आप जब चुनाव आ गया आपके सिर पर, तब आपको याद आ रहा है। क्या लोग इसको समझते नहीं है? खूब समझते हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के बारे में, उसको भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन इसको स्वीकार करता नजर आ रहा है। वह जो पैसा बांटने का जब निर्णय लेता है, वह जो वृद्धावस्था पेंशन, आशा बहनों का पेंशन, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने की जब आप बात करते हैं, लोगों के जेब में जब आप पैसा डालने की बात करते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि आप गवर्नेंस को लेकर के आप एक जबरदस्त नाराजगी है। वो सबसे बड़ा सवाल है यह है कि एनडीए की ताकत सुशासन बाबू के नाम पर है और सुशासन बाबू अपने सुशासन बाबू का जो उपाधि है उसको खो चुके हैं, वो ताज गंवा चुके हैं और पिछले 10 वर्षों में लगातार वह उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गिरती गई है और अन्य कोई आधार नहीं है एनडीए के पास कि वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से दोबारा वापस कर ले। जी। दूसरी तरफ महागठबंधन ने पूरे के चुनाव को मुद्दों के आधारित बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो एक टाइम टेस्टेड तरीका रहा है ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद, वो चल नहीं रहा। मेरा अपना मानना है कि मुद्दे के आधार पर रोजी रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, जो समाज के पिछड़े वंचित लोग हैं उनको उनके बेहतरी के तमाम उपाय, इन घोषणाओं के साथ जो महागठबंधन ने मुद्दों को लोगों के बीच में छोड़ा है, उसका असर है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। नीतीश कुमार जी नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है और उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा पाना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है। आने वाले दिनों में तो वो पाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि महागठबंधन में बिखरा हुआ है।
महागठबंधन में ये है, महागठबंधन ने तो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, अब नीतीश कुमार जी को बना दीजिए। लेकिन एक राजनीतिक द्वंद्व आपके पास है कि आपको बनाने में बहुत सुविधा है। तो मेरा अपना मानना है कि बिहार में मुद्दों पर आधारित जो चुनाव है वह चुनाव बहुत ही असरकारी होगा। निश्चित रूप से एसआईआर के दौरान जो किस तरह के खेल हुए हैं तो चुनाव परिणाम के समय आएगा, लेकिन लोगों में उत्साह है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें उत्साह की कमी बिहार के लोगों में दिखाई पड़ती हो, और वह उत्साह बदलाव को लेकर दिखती है। जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आते हैं। प्रकाश जी, एसआईआर फर्स्ट राउंड में मैं चाह रहा था कि एसआईआर पे हम लोग चर्चा करें, फिर सेकंड राउंड में बिहार चुनाव पे आएँ। कई बार होता क्या है कि आप सब लोग एक साथ सारी बातें कर लेते हैं तो मेरे पास सवाल भी नहीं रहता। एंकर हूँ लेकिन सवाल ही नहीं रहता। अब क्या पूछूं आप लोगों से, आप लोग सारी बातें तो आप ही लोग कर लेते हैं, तो कुछ सवाल भी मेरे लिए छोड़ दिया कीजिए। आप लोग वरिष्ठ जन हैं, आप लोग बता भी दिया कीजिए कि चलो ये पूछ लो। चलिए खैर, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे एसआईआर की बात ज़रूर करना चाहूँगा और उससे समझना चाहूँगा आपके ज़रिए कि अब तो मध्य प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, और मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य हों, लेकिन ये जो अपनी पीठ थपथपा कर बिहार को एक रोल मॉडल के रूप में लाने की जो कोशिश हो रही है, इससे क्या आपको भी लगता है कि बिहार में पहले से कुछ ना कुछ खेल हो चुका है और इसलिए अब ज्ञानेश कुमार जी थोड़ा और उत्साहित हुए हैं, ये माना जाए, या बिहार में सामान्य गति से सब कुछ चल रहा है जैसे एक चुनाव होना चाहिए? धन्यवाद राजीव जी। छठ पर्व की गूंज पूरे देश में है, बिहार में ज्यादा है। इसके बाद बिहार में गतिविधियां तेज होगी। जहां तक आपने जो बात कही एसआईआर के बारे में, तो अभी रात को 12 बजे से एसआईआर की गतिविधि शुरू हो जाएगी। तो एसआई की चुनाव की गतिविधियां जिस तरह शुरू होती हैं, रात को 12 बजे घोषित किया गया कि 12 बजे से गतिविधि शुरू होगी। अरे भाई ये क्या बात है। खैर, सवाल यह कि गृह मंत्री अमित शाह जो रैलियां कर रहे हैं, सीवान में और बक्सर में की है, खगड़िया में की है, और आगे 1 और 2 नवंबर को करने वाले हैं, तो वे ये चुनाव रैलियां बीजेपी का प्रचार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वे ये रैलियां जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं, एक गृह मंत्री के रूप में वो किस तरह से मैनिपुलेट करते रहे हैं चुनाव, एसआईआर भी उसमें शामिल है। इसको जोड़कर देखना चाहिए कि आखिर गृह मंत्री इतने दौरे क्यों कर रहे हैं और वे क्या बातें कर रहे हैं। तो एसआईआर के बहाने वो यही कह रहे हैं कि देखिए एसआईआर से परेशानी हो रही है विपक्ष को, वे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और तो गृह मंत्री जी ये कह गए कि सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं और लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अरे भाई, क्या अभी लोकसभा का चुनाव है? क्या 1-2 साल में लोकसभा का चुनाव है? लोकसभा चुनाव 4 साल बाद है, तो 4 साल बाद की बात तो आज क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल ये सारी चीजें जो हो रही है, कांग्रेस पर और आरजेडी पर हमला करने की कोशिश, सुशासन का दावा, जंगल राज के मुद्दे उठाना, ये सब लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है ताकि लोगों का ध्यान ना जाए कि एसआईआर के नाम पर क्या क्या हुआ। ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का ये चुनाव, इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा जातिगत मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है। इसके पहले बिहार में इतने चुनाव हुए लेकिन जाति की बात को इतना तवज्जो नहीं दिया गया जितना इस बार दिया जा रहा है। साफ है कि सोशल इंजीनियरिंग का सवाल है। सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो वो यही कहेगी कि देखिए जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, और हम तो घुसपैठियों को एसआईआर के बहाने बाहर कर रहे हैं। हर घुसपैठी का नाम मतदाता सूची से हटेगा, ये बात कही है अमित शाह ने। तो जिस डंके की चोट पे वे कह रहे हैं, और तो वे घुसपैठियों को या एसआईआर को राहुल गांधी से भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कितनी भी रैलियां कर ले लेकिन घुसपैठियों को बचा नहीं पाएंगी। तो आखिर सवाल ये घुसपैठियां एसआईआर के तमाम बातों को, तमाम गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये कह के कि घुसपैठियां हैं, हम तो घुसपैठियों को आने नहीं देंगे और ये चुनाव जंगल राज वर्सेस विकास का है। इस तरह के दावे बीजेपी और अमित शाह कर रहे हैं। सवाल यह है
कि जिस तरह की बातें अमित शाह कर रहे हैं और वे जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, मैक्रो लेवल पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव के को प्रभावित करने वाले तत्वों से, वो सरकारी, क्योंकि गृह मंत्री है तो उनको अधिकार है कि वो लोगों से मिल सकते हैं, तो उस तरह मिल रहे हैं और उनकी मीटिंग के पीछे जो कुछ गतिविधियां होंगी, ये बहुत ही गंभीर बात है। जो प्रतिक्रिया आएगी, उनकी सभाएं फ्लॉप हुई, तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कहीं भी कोई रैली बहुत हिट हुई होगी जीवन में कभी, क्योंकि वक्ता भी नहीं है और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिस तरह के वादे करते हैं, उसमें उनको कोई सुनने के लिए आएगा, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एसआईआर का जो भूत 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर डाल दिया गया है, वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, एसआईआर में हम फर्जी नाम हटा रहे हैं, हमने 65 नाम हटा दिए हैं, जो मृत हो चुके हैं मतदाता, डुप्लीकेट नाम है, उनकी सूची वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये बातें उन्होंने कही और ये फिर कहा कि बीएलओ को हमने बहुत ट्रेनिंग दी है और बीएलओ के कोई भी फॉर्म फर्जी नहीं है। अगर गलत फोटो है, गलत हाउस नंबर है, डेटा पुराना है, तो वो डुप्लीकेट हो सकता है, ये भी कहा ज्ञानेश जी ने, और कहा कि ये फ्रॉड नहीं है। अगर गलती होती है, गलती से कोई नाम डुप्लीकेट रहता है तो फ्रॉड नहीं माना जाए। ये दावा भी ज्ञानेश कुमार का है, चुनाव आयोग का है, कि हम तो काम कर रहे हैं, करोड़ों मतदाता है, एक आध नाम, दो नाम, लेकिन इस बात का कोई जवाब उनके पास नहीं, किस तरह मतदाता सूची में एक ही घर में सैकड़ों लोग रहते हैं, एक ही पते पर किस तरह लोग होते हैं। और सबसे गंभीर बात है कि महिला मतदाता क्यों विस्थापित हो रही है, महिला मतदाता एक जगह छोड़कर दूसरी जगह क्यों जा रही है, इस बारे में ज्ञानेश कुमार जी के पास कोई जवाब उनके पास है नहीं। जो बीएलओ के फॉर्म एक कमरे में भर रहे थे, गलत फोटो लगाया, डुप्लीकेट एंट्री बनी रही, आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना, कितनी बातें। और आप देखिए, चुनाव आयोग की गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट कितनी बार बोल चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को फटकार लगाई थी कि किसी गलती पर पूरा एसआईआर रद्द कर देंगे, आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में मानने का आदेश दिया, पर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। 7 अक्टूबर को अभी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 3,66,000 कटे हुए नामों का डेटा मांगा, उस पर कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पाया जी। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया को वैध करिए, पारदर्शिता हो, जैसा कि प्रशांत भूषण भी कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक बटन दबा के डेटा दे सकता है, लेकिन डेटा दे नहीं रहा। तो ये सारी बातें इस चुनाव को संदेहास्पद बनाती है और ये बताती है कि चुनाव में जो कुछ भी होगा उसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। इसमें सिद्धांतों की बातें, विकास की बातें और बातें गौण हो गई लोगों के निगाह में कि जिस तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को गड़बड़ी करने के लिए प्रेरित करने का काम वे कर रहे हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ पर एक तरफ एसआईआर और दूसरी तरफ बिहार में चुनाव? क्या एसआईआर के साये में बिहार का चुनाव निष्पक्ष चुनाव कहलाएगा? राजीव जी, एक तो एसआईआर की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं है, तो जो प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है उसके आधार पर चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे बिहार में जिस तरीके से गतिविधियां चुनाव आयोग की रही हैं, और आज भी राजीव जी जो ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें अगर आप सवालों के जवाब सुने तो आपको लगेगा कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार जी इस प्रक्रिया को कराना चाहते हैं और दावे के साथ चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाकर ये प्रक्रिया करा रहा है। एक तो आज जब उनसे सवाल पूछा गया राजीव जी आधार कार्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि आधार कार्ड 12वां दस्तावेज है, इसके साथ कुछ और आपको नहीं लगाना है। ज्ञानेश कुमार जी ने आज फिर सफाई दी और कहा कि चूंकि आधार का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत वो पहचान का दस्तावेज नहीं है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, इसलिए आपको आधार के साथ एक कागज देना। ये आज स्पष्ट कहा ज्ञानेश कुमार जी ने, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद। और सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी जब ये आदेश दिया था, जब लिखित आदेश फिर से दिया और कहा कि आपके 12वां दस्तावेज मानना पड़ेगा,
उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसमें दिक्कत कहां आ रही है, हम जबकि साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आंखें दिखाई ये कहकर कि ये 12वां दस्तावेज नहीं है, इसके साथ आपको और भी दस्तावेज देने हैं। इसका मतलब राजीव जी, बिहार में आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची तैयार नहीं हुई है, ये एक तरीके से स्वीकार कर लिया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। दूसरी बात राजीव जी, एक व्यवस्था का प्रश्न जो है, केरल की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि एसआईआर हमारे यहां नहीं होगा, और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, संसद के द्वारा पारित कानून से संवैधानिक संस्था है। जब एक विधानमंडल दल जो है वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रहा है कि हमारे यहाँ एसआईआर नहीं हो सकता, चुनाव आयोग किस आधार पर वहां एसआईआर करा सकता है? यह राजीव जी एक संवैधानिक प्रश्न है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे केरल में कराई जा सकती है, जबकि केरल की विधानसभा इसको पारित कर चुकी है कि हमारे यहाँ एसआईआर नहीं हो सकता। तो ये संविधान को भी आंखें दिखाने की कोशिश ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने और चुनाव आयोग ने राजीव जी आज की। तीसरा राजीव जी, मुकेश कुमार सिंह जी अपने जो पैनलिस्ट साथी हैं आज भी मौजूद थे, और आज जैसे ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, ज्ञानेश कुमार जी ने बीच में ही सवाल रोक दिया और कहा कि ये सवाल नहीं लेंगे, ये सब जिस मामला है इस पर बातचीत नहीं होगी। मुकेश कुमार जी ने कहा भी कि आप पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, आपको जवाब नहीं देना हो नहीं दीजिएगा। लेकिन पहले 5-5 सवाल दे रहे थे, बीच में ज्ञानेश कुमार जी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो सवाल ऐसा था कि जिस पर ज्ञानेश कुमार जी समझ गए कि सवाल क्या आना है, और उन्होंने वो सवाल लेने से इनकार कर दिया। तो यानी बिहार में भी राजीव जी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बेमानी है। अब ये महागठबंधन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो जाल बिछाया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसको काटता है। और जाहिर सी बात है राजीव जी की जब लगभग 80 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, तब फिर महागठबंधन को बड़े पैमाने पर उसी हिसाब से तैयारियां करनी होंगी। इतने नाम काटे जा चुके हैं और जो नाम जोड़े गए हैं उसमें कितने फर्जी हैं इसका कोई अंदाजा राजीव जी अभी नहीं लग रहा है। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से बेमानी है, और निश्चित तौर पर महागठबंधन के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन जनता अगर आ जाती है अपने पर, तो चाहे चुनाव आयोग हो चाहे मोदी जी हो, फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, कहीं कुछ नहीं करती है कि जनता अपने पर आ जाती है। और मुझे लगता है कि आज की इस एसआईआर की घोषणा के बाद राजीव जी, जो अभी तक कहा जा रहा था साहब एसआईआर मुद्दा नहीं रहा, अब लोगों के नाम आ चुके हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि लोगों के जख्म हरे हो गए हैं और फिर ये संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव जीतना चाहती है, इसको जनता पर भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल। इस बीच खबर ये आ रही है कि उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कल बुला ली है, और इसी मसले पे तो तमिलनाडु विरोध कर रहा है। केरल में ऑलरेडी सर्वसम्मति से विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया है, और इधर वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भी कल मीटिंग बुला ली है और इसका विरोध करने की बात वो भी कह रही हैं। तो चारों तरफ से, लेकिन इन सब के बीच असम में आखिर जब घोषणा कर रहे हैं 5 राज्यों में से एक राज्य असम, और अगर आप एनआरसी को वहाँ पर एनआरसी के हवाले से कह रहे हैं कि हमने उसके कारण इसकी घोषणा नहीं की, तो क्या आप पिछले दरवाजे से एनआरसी करवा रहे हैं? ये सवाल भी उठता है। तो सवाल बहुत सारे हैं जो ज्ञानेश कुमार को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी सत्ता मद में चूर हैं। आना चाहता हूं जल्दी से फर्रा शाकिब जी आपके पास दोबारा। कितना असर पड़ते हुए देखते हैं आप आज की जो घोषणा है इसका बिहार चुनाव पर, जो अभी कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, चूंकि आप धरातल पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। देखिए, कल राहुल गांधी जी की सभा है, और निश्चित रूप से परसों सभा है। हाँ। 2 सभाएं हैं। कल प्रियंका गांधी जी आएंगी। हाँ, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब संयुक्त रैली करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुद्दा जो अभी पूरे देश में एसआईआर की घोषणा आज की है इन्होंने, इसको वो उठाएंगे अपने मंच से। और जो अमलेंदु भाई अभी कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है ये चुनाव आयोग की मदद से देश पर कब्जा करना चाहती है, इस पूरे परसेप्शन को बनाने की कोशिश महागठबंधन बिल्कुल करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अभी महागठबंधन के पास और भी पत्ते हैं, अभी धीरे धीरे वो सब खुलेंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अकेले, फिलहाल जब राहुल और प्रियंका कांग्रेस से कोई बड़ा नेशनल फिगर नहीं है बिहार में, उसके बावजूद तेजस्वी यादव महागठबंधन की गाड़ी को अकेले अपने दम पर
खींच रहे हैं और अच्छा खींच रहे हैं, सिर्फ खींच नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा खींच रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और वोट चोरी का मुद्दा तो है ही वोट बिहार में, वोट चोरी का मुद्दा अभी गौन नहीं हुआ है। ये रूरल एरियाज में आपको वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल है। जिन लोगों के नाम कटे हैं, अभी हम लोगों ने एसआईआर पर चर्चा बंद कर दी, लेकिन जिन लोगों के नाम कटे हैं वो इस जख्म को भूले नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80 लाख लोगों में कम से कम मुझे लगता है कि 1/4 आबादी तो अभी बिहार में है मौजूद। 25 लाख लोग, 20 लाख लोग तो बिहार में मौजूद हैं जिनके नाम कट गए हैं। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, हमको मार दिया, हम कहां जाएंगे। बिहार की रिपोर्ट है वो जी। तो उनके जख्म तो फिर से इन्होंने हरे कर दिए। और निश्चित रूप से ये, और यही वजह है कि देखेंगे आपके बिहार में भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है। क्यों अब आखिर बार बार एसआईआर पर इतना जोर दिया जा रहा है? बिहार में अमित शाह सिर्फ जंगल राज, 2005 का जंगल राज, आज चिराग पासवान भी बोल रहे हैं 2005 का जंगल राज। अब हालत यह है कि लोग कह रहे हैं कि अब जो जंगल राज है हमको उससे मुक्ति पानी है। यह स्थिति हो गई है कि जंगल राज तो था कि नहीं था हमने नहीं देखा है, जो अभी जनजी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये 20 साल से हम जंगल राज देख रहे हैं, इसको बदलना है। तो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं अगर, या तेजस्वी यादव उठाते हैं, तो फिर एक बार ये पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश होगी बिहार में महागठबंधन की तरफ से। और भाजपा को इस पर जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जो लोग पीड़ित हैं, जो एसआईआर के पीड़ित लोग हैं, उसमें अधिकांश जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की है, जो शोषित वंचित दिहाड़ी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। उसके बीच में जो है ये मैसेज बहुत तेजी से जा चुका है। 2-3 मैसेज बहुत तेजी से जा चुके हैं। एक तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये एकदम क्लियर मैसेज है, नीचे अंदर तक मैसेज पेनिट्रेट कर चुका है समाज में कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक चीज बहुत जबरदस्त है, भाजपा के फेवर में नहीं है ये, कि बिहार के लोग भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में अभी भी नहीं चाहते। और आपको याद होगा कि 2015 में जब महागठबंधन में नीतीश जी भी शामिल थे, उस दौर में 2015 में कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो नीतीश जी के नाम पर मुख्यमंत्री पद की घोषणा सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी बिहार में नहीं थे, मुलायम सिंह यादव जी का कुछ भी बिहार में नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने एक परसेप्शन बनाया कि ये जो पुराना समाजवादी धड़ा है बिहार में, नीतीश और लालू का, वो एक हो गया है और वो भी समाजवादी है, इसलिए वो समाजवादी धड़े का नेतृत्व जो है वो नीतीश जी करेंगे। और एनडीए ने उस बार भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। उसका फायदा उठाते हुए महागठबंधन ने दिनारा से एक राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो सवर्ण जाति के प्रत्याशी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा की सीट पर। महागठबंधन ने अपनी तरफ से पेपर में छप गया कि यही जो है एनडीए की सरकार आने के बाद जो है ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव पलट गया। और आपको याद होगा कि 1/3 बहुमत आया था उस बार, नीतीश जी और लालू जी और कांग्रेस को मिला दे तो भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई थी। मतलब 150 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीत गया था, नीतीश जी, कांग्रेस और लालू जी के तीनों पार्टियों को मिला दिया। तो अभी भी वही अशोक गहलोत साहब ने भाजपा को बुरी तरह से फंसा दिया है बिहार में। अब ये अगर नीतीश जी के अलावा, एक तो अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये नीतीश जी की मौजूदगी में किसी और को सीएम फेस का चेहरा बता दे बिहार में कि भाई नीतीश जी की जगह आप सम्राट चौधरी बनेंगे या कोई भी हो, सम्राट चौधरी बनेंगे। और महागठबंधन अब ये कोशिश करेगा कि वो अपनी तरफ से, इससे पहले कि वो नीतीश जी के नाम की घोषणा करे, महागठबंधन आप देख लेंगे कि कल से परसों तक में तेजस्वी यादव ये घोषणा कर देंगे। जब वो शिंदे की बात वो बार बार अपनी सभाओं में कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश जी अचेतावस्था में है, सरकार अभी भी नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, नीतीश जी को शिंदे बनाया जाएगा, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है कि वो अगली सभा में यह कहना शुरू कर दे कि एनडीए को अगर आप बहुमत देते हैं तो गिरिराज सिंह या विजय सिन्हा या मंगल पांडे या नीतीश मिश्रा जैसा कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। 2 से 3 सभाओं में अगर तेजस्वी ने अगर ये बात कह दी, संभावना जता दी, उसके बाद बाजी इनके हाथ से निकल जाएगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। और कल तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया तेजस्वी यादव ने, बाकायदा कागज पर उनको लिख करके दिया है कि महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को आ रही है। उन्होंने कागज दिखाया, तेजस्वी यादव ने लिख करके दिया है ब्लैंक पेपर पे अपना साइन करके।
इतना कॉन्फिडेंस है तेजस्वी यादव को। चलिए, ये कॉन्फिडेंस confidence- बरकरार रहे, ये कॉन्फिडेंस हाँ, बरकरार रहे, लेकिन बिल्कुल। सवाल ये है कि जब हम लेकिन चुनाव- अभी जी। 2-3 दिन में, 4 दिन में, जब ऐसा प्रशांत सर कह रहे थे कि अभी तो वो छठ वाला माहौल जी, था, आता हूं। कल से मोमेंटम बनना शुरू होगा, फिर उसके बाद देखिए कि क्या हवा बनती है, क्या माहौल बनता है। बिल्कुल, ये है कि आपको बिल्कुल जी। शाकिब जी। प्रशांत जी, समय कम है इसलिए आप लोगों को रोक रहा हूं मैं। प्रशांत जी, क्या नीतीश बाबू का नाम न लेकर, यानी कि सीएम आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसकी घोषणा न करके यहाँ क्या एनडीए थोड़ा सा पिछड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी यहाँ कहीं कमजोर पड़ रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की और आरएसएस की एक ही स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से मनुवाद को स्थापित किया जाए। उनकी पॉलिटिक्स का केंद्र यही है। वो नारा क्या देते हैं, भाषण क्या देते हैं, चेहरे कौन से सामने लाते हैं, ये सब चीज जो है एक फरेब है। असली जो उनका मकसद है, और इस बार जो बिहार में गए हैं, वो बिहार में इस बार बीजेपी का मकसद सिर्फ एक है, और शुरू से एक है, कि बिहार में सामाजिक न्याय का जो विमर्श बिहार से निकला है, इसकी हवा निकालनी है, इसको पंक्चर करना है। और उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जो नाम फराज साकिब साहब बता रहे हैं, वो नाम मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे या गिरिराज सिंह आएंगे। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे, मान लीजिए कि एनडीए कल को बीजेपी जीत जाती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो ये मान के चलिए कि एनडीए का मुख्यमंत्री वही होगा जो सामाजिक न्याय के विमर्श को नुकसान पहुंचाए, जो छेद करे उसमें, जो उसको विफल करे। और जो जंगल राज है, जो बार बार जंगल राज की बात आती है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, जंगल राज के जुमले को डिकोड करना चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस कोई ऐसे ही नहीं कहती, और हमारे जो सेकुलर तरफ के लोग वो भी इसको उठा लेते हैं कई बार। जंगल राज विशुद्ध रूप से एक मनुवादी जुमला है लालू प्रसाद यादव के ऊपर। वो एक गाली है जो उनको दी जाती है, और उसका केंद्र में लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव को ऐसे ही उतनी हिकारत और नफरत से वो नहीं देखते, और लालू प्रसाद यादव ही जिम्मेदार हैं कि बीजेपी 1980 से पैदा होने के बाद, जनसंघ के बाद, जनता पार्टी से निकलने के बाद कभी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। ये हसरत उनकी अभी तक है, और वह हसरत इसीलिए है कि जो सामाजिक न्याय का विमर्श बिहार से उठता है, इसको किस तरीके से ध्वस्त करें, और यही उनकी रणनीति का केंद्रीय पॉइंट है। अभी चुनाव है, हम लोग बहुत सी बातें और करेंगे, लेकिन एक दो बातें राजीव जी जोड़ना चाहता हूं जो इलेक्शन कमीशन ने आज किया है। ये बहुत अलार्मिंग है, इसलिए बहुत इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को तय करेगा, उसकी मियाद तय करेगा, उसकी दिशा तय करेगा। बहुत बड़ा हमला है ये, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए, और बीजेपी के सहयोगी दलों को भी समझना चाहिए, वो भी इसमें जाएंगे। और प्रशांत जी, इसी मसले पे हम लोगों का पॉडकास्ट अभी इस कार्यक्रम के बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जो ऑलरेडी इस केस को लड़ रहे हैं, एक नहीं बल्कि 6 या 7 याचिकाओं के लिए वही खड़े हो रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे हैं, उनके साथ जो पॉडकास्ट है वो ठीक इस कार्यक्रम के बाद हम पेश करेंगे अपने दर्शकों के बीच। बहुत ही शानदार, इसी मसले पे एसआईआर से लेकर बिहार चुनाव और तमाम उसके इर्द गिर्द जो गतिविधियां चल रही हैं, सियासी गतिविधियां हो चाहे कानूनी दांव पेच हो, इन सब पे एक खुले तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी, आप जानते हैं, लगातार हर 15 दिन पे, हर फोर्टनाइटली डिटेल बात हुई उनसे, जी बहुत डिटेल्ड उसमें बातचीत है, उसको आप लोग देखेंगे ठीक हमारे इस कार्यक्रम के बाद। लेकिन प्रशांत जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। सिर्फ 2 पॉइंट और ऐड करूंगा कि आपने असम की बात की जी। असम का क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि असम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आ पाए, इसमें 11 लाख हिंदू थे, 11 लाख से भी ज्यादा हिंदू थे,
टारगेट किया गया था मुसलमानों के लिए, लेकिन वो उसमें बच गए, उन्होंने कागज बनवा लिए अपने। तो इसलिए जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है वो उसमें निपट गया था एनआरसी में। बहुत लोग नाराज थे उस एनआरसी से, जो बीजेपी का वोट बैंक था, और खासकर बराक वैली का जो बांग्ला स्पीकिंग हिंदू लोग हैं वहां पे सिलचर वगैरह में, तो बहुत इसलिए असम को रोका उन्होंने। तो ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के स्ट्रेटजी पर, बीजेपी की मंशा पर, उनके निर्देश पे चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सरकार का नियुक्त, सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त है ये, इसमें किसी कोई और रोल नहीं है। तो इसको बहुत संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। ये लंबा प्रोजेक्ट है, ये भारत की लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को खत्म करने का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जनाधार खत्म करने का ये प्रोजेक्ट है, और ये कई साल का प्रोजेक्ट है, और इसमें सिंगल पार्टी रूल की तरफ देश को ले जाने का काम है। जी राजीव जी डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? और अब चूंकि एसआईआर की तो प्रक्रिया आगे बढ़ ही रही है, लेकिन बिहार के चुनाव को आपका नजरिया, और अब चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अब मैदान में आ रहे हैं, चुनाव किस दिशा में जाते हुए आपको दिखाई देता? दूर बैठे बहुत कुछ देख रहे होंगे। मैं राम झरोखे में बैठकर देख रहा हूं बिहार को जी। और बिहार में जो हो रहा है, जो तमाशे की बातें अमित शाह कर रहे हैं, और मोदी जी जो तमाशा करने वाले हैं अभी कुछ घंटों के भीतर दिल्ली में छठ मैया का नाम लेकर, तो एक तो मुझे समझ नहीं आया कि नरेंद्र मोदी तो बिहारी है नहीं, खैर हर व्यक्ति को अधिकार है कि छठ मैया का उपवास करे, कोई रोक किसी पर नहीं है, लेकिन चुनाव के मौके पर उनके लिए खास गंगा के पानी का इंतजाम किया, तो ये क्यों किया गया? उन्हें लगता है कि इससे बिहार के लोग प्रभावित होंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी कितने भले आदमी हैं, वो भी छठ मैया की पूजा करते हैं। लेकिन बिहार में लेकिन दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की तैयारी कर रही है बीजेपी की सरकार, यमुना साफ नहीं की, उन सबसे ध्यान बटाने की कोशिश है। बिहार के लोगों को छठ मनाने के लिए कितनी संघर्ष करने पड़े, ये रेल मंत्री ने नहीं बताया, लेकिन पूरे देश के लोग जानते कि कैसे लोग पहुंचे हैं। तो बड़ी मुश्किल है, और बीजेपी को पूरी उम्मीद होगी कि इस चुनाव में उससे बहुत बुरी हालत उसकी होने वाली है। बीजेपी को अंदाज होगा इसका। ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोग इतने मूढ़मती होंगे कि उन्हें पता नहीं कि बिहार में क्या होने वाला है। तो वे तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी करके कम से कम नुकसान हो, सरकारी संपत्ति का उपयोग करें, सरकारी संसाधनों का उपयोग करें, सरकारी संस्थाओं का उपयोग करें, और किसी भी तरह अपनी लाज बचाएं। बीजेपी के लिए लाज बचाने वाला चुनाव है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बिहार का चुनाव किस दिशा में जाएगा ये तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा तो और सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले एसआईआर और एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में, और आज अब एसआईआर की फिर से घोषणा हो गई है। तो ये एक नए एसआईआर, क्या उसके लिए भी कुछ ढेर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? लेकिन 4 तारीख से पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई बाकी है, आज आनन फानन में, जबकि उधर बिहार में आज छठ पर्व मनाया जा रहा है, तब इसकी घोषणा करने के पीछे का क्या कारण है, ये सब भी समझेंगे। लेकिन समझेंगे कि एसआईआर और उसके साये में बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, सब कुछ अभी ठीक इस कार्यक्रम के बाद पॉडकास्ट में देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ बहुत ही शानदार पॉडकास्ट।